अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। गुज़िश्ता रोज़ पूरी दुनिया में एक खलबली मची और एक ऐसा चैनल जो ख़ुद अमेरिका को भरपूर सपोर्ट करता है, वो बैनुल-अक़वामी चैनल ख़ुद हैरान हुआ और वहाँ पर जो लैंग्वेज वहाँ के अपने प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल की गई और जिस तरह से वहाँ पर बात की गई, तो पूरी दुनिया को समझ आ रहा है कि एक अजीब सिचुएशन है। एक सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क है जिसको शौक भी है ख़ुद को सुपर पावर, ग्रेट अमेरिकन नेशन कहने का, अगर उसका प्रेसिडेंट सतह से बहुत नीचे आकर कोई बात करता है तो बड़ी हैरानगी होती है। दूसरा, जो धमकी दी गई, क्या वो वाकई न्यूक्लियर धमकी है? और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है जो कि इसराइल के ईमा पर है, अमेरिका के अपने अंदर इसको सपोर्ट नहीं मिल रही। कल हम देख रहे थे कि सारे अमेरिकी जो थिंक टैंक समेत अमेरिका में मौजूद पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ की आवाम है, वो खुद हैरान थी और सारे इसको अपोज कर रहे थे इस बात को। ये मामला इंतहा दर्जे का सीरियस लेवल का है। अमेरिकी सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी ट्रंप का ज़हनी अदम तवाज़ुन इतना ख़तरनाक हो चुका है कि पूरी दुनिया को इससे ख़तरा भी है। आप सोचें कि वहाँ के अपने सेनेटर्स इस पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप का शायद ये टेन्योर भी पूरा चल पाए और वो सही से रह पाए और शायद वो जेल की हवाई खाएंगे, जो नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो चुका है, इरिवर्सिबल डैमेजेस हैं जो गज़ा में हो रहा है, जो कश्मीर में या भारत के अपने अंदर रवा रखा है। भारत की अपनी ज़रा यूपी को देख लें, वो निशानदही कर रहे हैं, वहाँ के वज़ीर आला मुसलमानों की निशानदही करके निकाल रहे हैं। वहाँ पर एक गरीब औरत जो मुसलमानों के घर काम करती थी, वो अपनी रोज़ी रोटी चलाती थी, उसको दरख्त से लटका कर क्या बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी अजीब मेंटेलिटी है भारत के अपने अंदर, इन ह्यूमन जैसे बिल्कुल ये मॉन्स्टर या ज़ॉम्बीज़ हैं इसराइली, सेम वैसे ही भारत में मौजूद एक ख़ास तबका आरएसएस के गुंडों का है। और ऐसी ही मेंटेलिटी डोनाल्ड ट्रंप और उनके हवारियों की लगती है। लेकिन क्या इस खित्ते में ये हो सकता है जहां पर 4 बड़ी न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हों और एक अनअनाउंस पावर है, किसी को उसके बारे में अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जाहिर है अपने डिफेंस के लिए जो भी कर सकता है उसको करना चाहिए। ईरान भी मौजूद है, लेकिन रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया 4 बड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं। दुनिया भर की इकोनॉमी का मंबा गल्फ स्टेट्स यहाँ पर मौजूद है। आबनाए हुर्मुज़ जहाँ से पूरी दुनिया के लिए मुश्किल पड़ गई है, आखिरी मुल्क भी महंगाई की लपेट में आ गया है और मुश्किलात में आ गया। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सईद रेड साहब माहिर आलमी उमूर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब सीनियर दिफाई तजियाकार भी हैं, ऑथर भी हैं, माहिर आलमी उमूर भी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। ब्रिगेडियर साहब, पहले ज़रा आपसे जानना चाहूँगे किस किस्म की लैंग्वेज और किस किस्म की धमकी है नाकाबिल कबूल वहाँ के अपने अवाम के लिए, तो पूरी दुनिया इस पर क्या कहे, और एक प्रेसिडेंट को क्या ये शुबा देता है और क्या वो समझते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा का दौर है कि जहाँ पर एक बार फिर ये न्यूक्लियर चला देंगे? जो मिडनाइट क्लॉक है विच शोज दैट हाउ फार यू आर फ्रॉम न्यूक्लियर आर्मेगेडॉन या न्यूक्लियर वॉर कह लें बड़े लेवल पे, वो हर दफा कहते हैं इस टिकिंग क्लोज। तो इससे पहले जो यूक्रेन वॉर हुई थी उसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर यूज का रशिया से थ्रेट हुआ अगेंस्ट नेटो, बेसिकली अगेंस्ट यूक्रेन ऑफ कोर्स, बट द अदर साइड इज नेटो एंड अमेरिका। लेकिन वो कंट्रोल हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ। आपको पता है अभी तक 4-5 साल हो गए हैं। और अब विद द मिडल ईस्ट वॉर जो एक दूसरे महीने में गई है, और इसमें तो इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पे पहले से ही अटैक शुरू कर दिए हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा और चैनल्स पे भी हमने बहुत इस पे काम किया है रिसर्च लेवल पे। द मोस्ट डेंजरस सिनारियो एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट स्पेशली नाउ इन द मिडल ईस्ट जहां ईरान की जंग हो रही है, वो है डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉरफेयर या इनडायरेक्ट न्यूक्लियर लीकेज बिकॉज ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियर साइट्स। जिस तरह इसराइल का डायमोना है, उस पे ईरान ने मिसाइल मारे हैं। बुशेर है ईरान का, उस पे अमेरिका ने उसके पास अटैक किया, इसराइल ने भी। और ईरान की और भी न्यूक्लियर साइट्स हैं। और इसके अलावा मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस तरह तुर्की में इंजरलिक एयर बेस है जो अमेरिकन बेस है, वहां पर जो न्यूक्स अमेरिका के स्टोर्ड है 50 या 60 बिग न्यूक्स, बड़े बॉम्ब। तो और इसके अलावा बाकी भी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज अनअफोर्डेबल सिनारियो। अगर तेल बंद हो जाए ना तो लोग गरीब हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, या चलो थिंग्स विल बी डिफरेंट, मतलब कि फ्रॉम नॉर्मल लाइफ।
बट अगर रेडियो एक्टिविटी लीक हो गई या न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इसमें जितनी स्टडीज हैं इंक्लूडिंग पेंटागन एंड इंक्लूडिंग अस पाकिस्तान में इंक्लूडिंग द होल वर्ल्ड, वो यही है कि सबसे बड़ा मसला है कि एक बार शुरू हो जाए तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। Exactly. और अगर अमेरिका ने या इसराइल ने ईरान में न्यूक्स इस्तेमाल किए, क्योंकि वैसे तो वो जंग नहीं जीते, तो देन रशिया कैन डू इट इन यूक्रेन, मतलब वो भी वहां पर अपने हदफ हासिल कर सकता है। नॉर्थ कोरिया कैन डू इट अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड जापान एंड इंडिया पाकिस्तान की तो आपको पता है इस वक्त बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, और इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर सिंदूर 2 और 3, जो मैंने 1 साल से कह रहा हूं मैं, और उसके लिए वो अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं एज अ प्रील्यूड और सेकंड फ्रंट, पहले उधर से शुरू करने की, पाकिस्तान को उलझाने के लिए मगरबी सरहद पे, और फिर ईस्ट से हमला करना। तो ये इस सारी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, और जो आपका सवाल है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि जहां जंग चल रही है वहां सीज फायर कराया जाए, जो मैं पहले दिन से कर रहा हूं। इसी वजह से कह रहा हूं कि जो आपने बहुत अच्छा कहा, ये सारे एरिया में न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हैं, और अमेरिका भी कहते हैं ना, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स इज एवरीबॉडीज नेबर बीइंग अ ग्लोबल पावर, तो और इसराइल तो पहले ही धमकियां देता है। तो ये इसलिए इस वॉर को आगे, जिस तरह यूक्रेन की 4 साल चल गई या 5 साल हो रही है, दिस वॉर कैन नॉट गो ऑन, और फैक्टर्स छोड़ दें, सिंपल न्यूक्लियर फैक्टर की वजह से मैं ये कह रहा हूं। तो देयर इज नो आंसर बट पीस, जिसके लिए पाकिस्तान आपके सामने सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है, एंड राइटली सो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, 45 दिन जंगबंदी के लिए आखिरी कोशिशें भी जारी हैं, अमेरिकी वेबसाइट भी ये बता रही है, लेकिन रेड साहब जो अमेरिका के अपने अंदर जो वहाँ के अपने प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए जो इस्तेमाल ज़बान अब चीज़ है, जो वो दुनिया के लिए कर रहे हैं उससे बुरी ज़बान उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है। सेनेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं जी वो ज़हनी उनका प्रॉब्लम है, वो तवाज़ुन खो चुके हैं, ख़तरनाक हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मामला इस हद तक शायद लंबा चल पाए। डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर का भी जो काम वो कर रहे हैं इसराइली वहाँ पर। दूसरा, 4 ऐसी पावर्स मौजूद हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पे इनमें से 2 ले लेते हैं जो बड़ी पावर्स में, एक रशिया है और दूसरा चाइना है, जो पहले ही अमेरिका को नापसंद करते हैं, उनके को खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं। और फिर अनअनाउंस्ड है ईरान है, लेकिन अनअनाउंस्ड है, अब आप पता नहीं है उसके हवाले से, किसी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ना अमेरिका को है कि क्या है, किसी को ये भी नहीं पता था वो इतनी जंग लड़ लेगा जितनी वो इसको ज़बरदस्त तरीके से टैक्टिकली आगे लेगी। क्या सिचुएशन है, और एक प्रेसिडेंट ऐसी बात, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंट की, वो अगर गैर जिम्मेदाराना ऐसी बात कर दे। जी शुक्रिया। बिल्कुल, लैंग्वेज तो आपको पता है कि ट्रंप जो है इससे पहले भी इसी तरह की लैंग्वेज जो बोलता रहा है। अब वर्ड थोड़ा यानी एक तरह से वो उनके मुंह से निकला है, तो ये मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड तो है। अमेरिका के प्रेसिडेंट वैसे तो नहीं इस तरह से रहे, हिस्टोरिकली तो बड़े अच्छे नाइस लोग भी रहे, लेकिन ट्रंप का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि ट्रंप से ये चीज़ होना जो है वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसके पीछे क्या यानी बेसिकली है क्या, वो जो हम देख रहे हैं कि आप देखें उन्होंने बेसिकली थ्रेट किया ईरान को, और उनकी कोशिश थी कि ईरान उसके आगे गिव इन कर दे, और ईरान ने गिव इन नहीं किया। लेकिन इसके दौरान एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, जो कि आप रिपोर्ट भी हुई कि पाकिस्तान ने कोशिश की है। अब उसमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसको कंफर्म भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं कि उसमें कुछ यानी 2 स्टेज कोई सीज फायर होने जा रही है या कुछ इस तरह से बातें चल रही हैं। अभी ये प्रोसेस में है, लेकिन समझ में ये आ रहा है कि हो सकता है, इसके चांसेस मौजूद हैं कि फिलहाल सीज फायर हो जाए और उसके बाद फिर नेगोशिएशन प्रोसेस हो जाए। और ये अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और पाकिस्तान ने, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि ये मेरे हिसाब से तो गुज़िश्ता जो 78 साल हमें आज़ाद हुए हैं, तो उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आया है कि पाकिस्तान जो है वो इतने बड़े मामले में एक इंटरलोक्यूटर, एक फैसिलिटेटर का रोल करने जा रहा है। तो और वो इसमें एक और बात भी कि जिसको अगर कंपैरेटिवली देखें तो इंडिया एक तरह से जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, आपको याद होगा 2016 में मोदी ने कहा था, अब वो खुद आइसोलेट होता जा रहा है, और पाकिस्तान जो है बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कम से कम हमें नज़र आ रहा है। तो अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में दुनिया के लिए और इस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो इस वक्त जो सिचुएशन जिस तरह से आपने बताया बहुत ही परेशान कुन है, उसमें एक अगर यानी कोई ब्रेक आ जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी, और फिर आगे रास्ते खुलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, लेकिन हम जब ब्रेक से वापस आएंगे बात करेंगे बिजली घर उड़ा दें, पुल उड़ा दें,
फिर न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको उड़ा दें, पूरे ईरान को ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, इस तरह की बातें करना ये पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। और पूरी दुनिया में इतनी खामोशी किस बात की है? कोशिशें सब कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ये कह रहा है कि पहले भी नागासाकी हिरोशिमा पर इन्होंने बम गिराया था? दुनिया ने जो पहला द फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस न्यूक्लियर हुआ था वो भी अमेरिका ने किया था। तो आप देखें पूरी दुनिया ने जो एक्सपीरियंस किया था वो भी इनके हाथों हुआ था। तो कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा कि ये इस तरह का मुल्क तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है? ये प्रेसिडेंट ही चलें ले लें वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। रशिया चाइना का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में पहुंच चुकी है वॉर। ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, रशिया चाइना काफ़ी खामोश रोल है, ख़ास तौर पर अगर रशिया का लें, क्योंकि रशिया के तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन को लेकर अमेरिका और मगरब के साथ चल ही रहा है। लेकिन अभी रशिया का सिर्फ ये कह देना कि इस तरह के अल्टीमेटम ना दिए जाएं, इससे गुरेज किया जाए, काफ़ी है? देखें, पहली चीज जो है ना, जो पाकिस्तान में खास तौर पे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की या हैं कि ईरान के खिलाफ जो वॉर हो रही है उसमें रशिया या चाइना विल इंटरवीन मिलिटरीली। दैट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, या वो खुशफहमी या दिल की ख्वाहिश है, इमोशनल वो है। इट्स नॉट इन रियल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स, जो मेरा सब्जेक्ट है, मतलब जिस पे बात करता हूँ। क्योंकि देखें, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट है। रशिया का इंटरेस्ट जो है ना, वो इस वक्त यूक्रेन की जंग जीतना है एंड उसके बाद मजीद यूरोप को अंदर इंक्रोच करना है। बिकॉज प्यूटन ने कहा था, आप ये समझें, जियो पॉलिटिक्स समझें, दैट दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन वाज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। मतलब कि दूसरे लफ्जों में, वो जो सोवियत यूनियन के पुराने हिस्से थे जिसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया या ईस्टर्न यूरोप था, वो वापस आना चाहिए, मतलब इन अदर वर्ड्स ना, लाइक दैट। तो ये है। और इसी तरह चाइना का मेन इंटरेस्ट इज ताइवान। और दूसरी बात है कि दे आर नॉट, इसको तो जंग नहीं अमेरिका की और रशिया की, अमेरिका की चाइना की डायरेक्ट जंग तो हो नहीं ना रही, तो इसलिए वो इसके अंदर इंटरवीन तो करेंगे नहीं। और चाइना की तो पॉलिसी भी नहीं है मिलिट्री इंटरवीन करने की। लेकिन जहां तक पीस एफर्ट्स का ताल्लुक है, अभी लेटेस्ट जो है आज की, आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज हैव कॉन्टेक्टेड द रशियंस, और उनके साथ जो उनकी बात हुई है वो उनको, तो चाइनीज तो खुद ही कोशिश कर रहे हैं ना, हमारे साथ भी बात की है सीज फायर और पीस लाने की गल्फ वॉर में, ईरान वॉर की। लेकिन रशियंस को भी वो कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो 3 ग्रेट पावर्स है दुनिया में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग अ ग्लोबल पावर ऑल्सो, वो बाकी दोनों चाइना रशिया ग्रेट पावर्स हैं। और यूके फ्रांस जिसका जिक्र होता था इस ग्रेट पावर्स, दे नो दे आर डिक्लाइनिंग पावर्स। जो आपने इस वॉर में भी उनका रोल देख लिया है और दुनिया में बाकी रोल भी देख लिया, उनका बड़ा लिमिट हो गया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था आपके पास और आगे भी कहा था कि वॉर सिचुएशन ऑफ ईरान इज वेदर देयर विल बी वॉर टर्मिनेशन, जिसको कहते हैं सीज फायर, जंग खत्म हो जाए, और वॉर एस्केलेशन। तो एस्केलेशन अगर होगी तो फिर जो हो गया उसके ऊपर ही होगी ना। तो ऑलरेडी काफी नुकसान हो गया, ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि ईरान में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि 15,000 टारगेट से बॉम्बिंग होती है, तो सारे तो नहीं मगर काफी सारे तबाह भी तो हुए ना। तो और अब वो जो बाकी रह गया है, जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप कह रहे हैं, जिसमें एनर्जी है, जिसमें वाटर है, जिसमें ब्रिजेस हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, मतलब जो पूरा शहर का, मुल्क का निजाम है, उसको टारगेट करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं। क्योंकि वो बेसिकली वो देखिए वो क्या कह रहे हैं, अमेरिका इसको अमेरिका इसराइल में भी फर्क है बाय द वे, वॉर एम्स के अंदर अमेरिका इज रेडी फॉर अ सीज फायर, इसराइल इज नॉट। और चाइना इज ऑफ कोर्स रेडी एंड रशिया को भी रेडी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सबसे आगे, आपको पता है, हमारा तो इंटरेस्ट ही यही है। देखिए, अगर वहां न्यूक्लियर वॉर ये होती है तो रेडियो एक्टिविटी इधर भी आएगी और कुछ भी ना हो। और ये तो न्यूक्लियर वॉर ना भी हो, न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करना एक, आपको पता है, इट्स अ वॉर क्राइम एंड इट्स अ डेंजर फॉर द ऑल ह्यूमैनिटी। तो ये सारी बात को लपेट के अगर आप सम अप करें ना, तो उसका इस सारी का मतलब, और अच्छा बाय द वे ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमारे साथ ये ईरान का जो मसला है, ये तो एक मसला है ही, लेकिन एक और मसला भी है जिसको इस वजह आजकल की फोकस क्योंकि ईरान पे है, जंग पे, तो उसको तवज्जो नहीं मिलती। मैं लास्ट सेशन आपके साथ उसी पे करने वाला हूँ, ये अफगानिस्तान और ठीक है, वो इंडिया है, बिकॉज वी हैव अ मैड एनिमी ऑन आवर ईस्टर्न बॉर्डर ऑल्सो, उसको भी ना भूले ना। वो भी न्यूक्लियर तक जाने, मतलब वो जो कर रहा है उसकी कॉनोटेशन या उसकी एस्केलेशन अगर हो गई, और आपके डिफेंस मिनिस्टर ने और आपके बाकी लोगों ने भी जवाब भी दिए हैं, तो कहने का मतलब है कि वो दैट इज अनदर वेरी ग्रेट डेंजर दैट पाकिस्तान फेसेस, एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, द होल वर्ल्ड फेसेस। क्योंकि पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता, जो हराएगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। मैं इसको एक जुमले में बात को खत्म करूंगा। बहुत अच्छे रेड साहब, 4 ऐसी पावर्स मौजूद हैं जो फुली इक्विप्ड हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं इस खित्ते में। 2 ऐसी पावर्स हैं जिनका डायरेक्टली
अमेरिका के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है और पुरानी एक हिस्ट्री है। एक ऐसी पावर मौजूद है जो धोखा देती है, जो पीठ में छुरा घोंपती है, साजिश करती है, झूठी मक्कार है, वो है इंडिया। एक हम है वाहिद न्यूक्लियर पावर, अब चाइना के साथ मिलकर, उसे भी मैं कह लूँ अमन की भरपूर कोशिशों में आगे हैं। ये वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो कहती है कि हमने अभी लास्ट टाइम मे की जंग जो बहुत खतरनाक होती जा रही थी, थप्पड़ ज़रूर मारे हैं भारत को, हमने कोई न्यूक्लियर धमकी इस तरह का नहीं, वो तो भारत की अपनी हिम्मत जवाब देगी थी। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे दो पार्स हैं और एक जो इसराइल की साथी पार है और पाकिस्तान के एंटी भी हैं, इस पर हम ज़रा लास्ट सेशन इस पर करते हैं। लेकिन पहले ये दो पार्स का रोल क्या देख रहे हैं? चाइना ने रशिया से रब्ता किया, बिल्कुल ठीक है, आगे बात हो रही, क्या अमेरिका को रोका जा सकता है, अलग किया जा सकता है इसराइल और अमेरिका को इस वॉर से? जी, ये मेरे ख्याल में बात जिस तरह से हुई कि नेशनल इंटरेस्ट हर बात हर कंट्री अपना फॉलो करता है, और बिल्कुल सही बात है कि चाइना और रशिया जो है वो ये ज़रूर चाहते हैं कि ईरान की शिकस्त ना हो, और वो ईरान के पीछे जो है वो इंटेलिजेंस और सब कुछ उसको दे रहे हैं। लेकिन लाज़मी बात है कि वो उस हद तक नहीं जाएंगे कि मिलिटरीली कुछ यानी ज़मीन पे आए हैं। ज़मीन पे तो अब इवन अमेरिका नहीं आ रहा, तो वो बिहाइंड द सीन ही उनका रोल है और मेरे ख्याल में रहेगा। और जंग तो बहरहाल ईरान ने खुद ही लड़नी है, तो ये तो यानी इसमें न्यूक्लियर वार, मुझे नहीं लग रहा कि न्यूक्लियर वार की तरफ ये जाएगी चीज। धमकी के तौर पर बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की, तो एक तरह से हिडन सी धमकी लेकिन जरूर एक इसमें चीज नजर आती बताइए है। रिट साहब, फर्ज करें धमकी भी दे दी सदर ने, क्या किसी प्रेसिडेंट को जो ये कहता है जी मैंने तो जंगें रोकी हैं, मैंने तो न्यूक्लियर वॉर रोक ली है, बड़ा खतरनाक हो जाता है इस खित्ते के लिए, इसी खित्ते में वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ट्रंप ने तो ये क्रेडिट लिया था कि जो है न्यूक्लियर वार मैंने रोकी है, और एन वर्ड जो है उन्होंने बिल्कुल एक तरह से एक इंटरव्यू में बात भी की थी कि पाकिस्तान इंडिया के जो है वो जो पॉपुलेशन का जिक्र भी किया था। तो इस तरह से हम बात करें तो वो ये क्रेडिट लेते रहे हैं कि वो वार के नहीं पीस के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये आखिरी जो टेन्योर उनका है उसमें लगता है कि वो ट्रंप जो है दूसरी तरह का ट्रंप है, और इसमें वो परवाह नहीं है उनको, क्योंकि इलेक्टोरेट की तरफ दोबारा तो उन्होंने जाना नहीं है। तो वो इस वजह से भी शायद जो है वो रिटोरिक भी उनका जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगी तो उसमें वो तो कैंडिडेट नहीं होंगे, कोई और होगा रिपब्लिकन की तरफ से, तो उसकी उन्हें वो परवाह नजर नहीं आती जो कि पहले वो कोशिश करते थे, और वो नोबेल पीस प्राइज की भी उन्होंने ट्राई की। तो इस वक्त वो बाकायदा एक तरह से वो विलियन बने हुए हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है उसमें भी वो ही आपको मुस्तफ़ा कुरैशी वाली जो है वो गरज और वो नजर आती है। और उसमें लैंग्वेज भी आप देख लें, जिस तरह से बात भी हो रही है, तो लैंग्वेज भी उनकी उसमें डिसेंसी तो कहीं भी नहीं है। तो ये सारा जो सिलसिला है वो, और वो चाहते भी हैं कि उसी अपनी लैंग्वेज के जोर से और उससे और अपने जो है वो धौंस से एक तरह से किसी तरह से ईरान को मनवा लें। लेकिन ईरान का जो लगता नहीं है कि ईरान इस तरह से मानेगा, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पर। और ट्रस्ट ये बात वैसे ईरान के अलावा दुनिया भी शायद अमेरिका पे ट्रस्ट ना करे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया है, 2 मरतबा निगोशिएशंस के दौरान जाके ईरान पे हमला किया है, उसके बाद जाहिर बात है कि ईरान का ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल बनता है। और दूसरा ये भी है कि चले अमेरिका ईरान के लिए तो आपको जो है वो रशिया या चाइना उनके गारंटर हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का गारंटर कौन हो सकता है? जो कि सर अमेरिका का गारंटर एक अलग जगह, इसराइल का कौन होगा जो गजा के मुसलसल हमले, बच्चों पर हमले, लिबनान को तबाह करने की, ये तो अभी सब कुछ छुपा हुआ है इस वॉर के पीछे, ये कौन गारंटर हो सकता है सईद रेड साहब? जी, मेरे ख्याल में ये बात जो है सही आपने कही कि, और ये एक और बात भी मसला है। मसला ये भी है कि चले अमेरिका अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से कह देता है कि भाई हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उसमें ईरान का सबसे बड़ा सवाल है कि इसराइल को कौन रोकेगा। क्योंकि ये पास्ट में भी हुआ है कि अमेरिका ने एक बात की है कि हम ये नहीं करेंगे, और 5 दिन का ब्रेक, 6 दिन का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक, जिस तरह से वो ब्रेक का अनाउंस करते रहे, लेकिन उस ब्रेक की पासदारी फिर इसराइल नहीं करता। तो अब ईरान का ये भी सवाल है कि जंग बंदी जो होगी, तो वो जंग बंदी सब पे लाजिम होगी क्या? वो सिर्फ जो है वो ईरान और अमेरिका नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल अपना हमले जारी रखेगा। तो वो चाहते ये हैं कि ये जो जंग बंदी है वो कंप्लीट हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो। बात और उनकी भी उसके ठीक बाद है, आज से पहले की हिस्ट्री भी तो ऐसी है, अभी कुछ अर्सा पहले झड़पें हुई, उसके बाद वो झड़पें जंग में तब्दील हो गई। ब्रिगेडियर साहब, यही चीज के गारंटी कौन कैसे देगा? ये जो दो इस टाइम नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप जो दिख रहे हैं, दूसरा जरा गल्फ रोल भी थोड़ा सा बयान कीजिएगा। वॉर टर्मिनेशन जो है
उसमें पहला स्टेप सीज फायर है। कोई भी हो, खासतौर पे बड़ी जंग हो जिस तरह की हो रही है, फुल फ्लैश वॉर, उस पर यह एक्सपेक्ट करना कि सीज फायर से पहले ही सब कुछ तय हो जाएगा, वो तो तब होता है कि एक साइड हार गई हो और अनकंडीशनली सरेंडर कर दे, तो वो तो हुआ नहीं, आपको पता है। लेकिन इस वॉर को जो टर्मिनेट करने के बाद जो पीस टॉक्स या जो आगे रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे होंगी, उसमें अंडरस्टैंड मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पहले दिन से फर्स्ट डे 5 वीक्स बैक आई वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन टीवी एंड अदरवाइज आल्सो टू सजेस्ट द गवर्नमेंट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इसमें अमन लाओ, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है और दुनिया का भी इंटरेस्ट है। वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एज ऑलवेज। वो ये है कि आप पहले ये समझें कि वॉर एम्स क्या है। जो कई लोग कहते हैं जी हो नहीं सकती, मैं कहता हूं कि ये वॉर टर्मिनेट हो सकती है इस वक्त। वजह अमेरिका के जो मिनिमम एम्स है ना, मिनिमम, और इसराइल के भी और ईरान के भी, वो तीनों के वॉर एम्स जो मिनिमम है वो तीनों ने अचीव कर लिए। अमेरिका का वॉर एम मिनिमम क्या था, वो मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा क्योंकि एम्स होते ना ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। मिनिमम ये था कि ईरान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उसको खत्म किया जाए या उसको दिस वॉर से रिड्यूस किया जाए। जाहिर है जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर ईरान के पास वो काबिलियत तो आज नहीं है जो उसके पास जंग शुरू होने से पहले थी। मिसाइल स्टॉक्स भी उसने इस्तेमाल किए, कुछ रह गए हैं, मगर जो फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, वो काफी डैमेज हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं, नहीं तो सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो काफी रिड्यूस हो गई है, नंबर 1। अमेरिका का तो एम ही नहीं था कि उसको फतह करे और वहां पूरी फौज भेज दे, उसके लिए तो 8-10 लाख फौज चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ एक दफा 5 लाख और एक दफा 7 लाख 2 जंगें हुई थी इराक के खिलाफ, उन्होंने इकट्ठी की थी, विच इज अ रिक्वायरमेंट एंड ईरान इज 3 times बिगर, तो एटलीस्ट दे नीड, अमेरिका नीड्स 800,000 to 1 million soldiers of which they don't have by the way। अभी तो टोटल बंदे ही उनके 50,000 है रीजन में जो ईरान के खिलाफ, वो 50-60,000 हैं। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है उसका भी मिनिमम जो एम था और है, मिनिमम कह रहा हूं, वो ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल कैपेबिलिटी वो रिड्यूस, और सबसे ज्यादा वो उससे डरते हैं। इसराइल वांट्स टू रिटेन न्यूक्लियर मोनोपोली इन द मिडल ईस्ट। और तीसरा ये है कि दूसरा जो उनका एम था और रिजीम चेंज है, ईरान को टुकड़े करना, इसराइल का बात करो, जो मैक्सिमम एम था वो अचीव नहीं हुआ। लेकिन ईरान का भी मिनिमम एम क्या था, आप ये समझे ना, ईरान का मिनिमम एम क्या था। ईरान का मिनिमम एम था कि रिजीम चेंज वहां ना हो, बिकॉज इसराइल वांटेड इट एंड ईरान हैज अचीव्ड दैट। इस पे जो रिजीम है, सीनियर लीडरशिप उनकी अगर वो शहीद हो गई है तो दूसरी लीडरशिप वो आई है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ही चल रहा है। इस वक्त कोई और रिपब्लिक, मतलब कोई और रिजीम चेंज नहीं हो पाई। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि मिनिमम लेवल पे ऑल 3 कैन कम टू इट। अब मैक्सिमम, अगर कोई मैक्सिमलिस्ट होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा, अगर वो जिस तरह आप कह रहे हैं ट्रंप कह रहे हैं, वो जो ट्रंप धमकियां दे रहा है वो बेसिकली धमकियां दे रहा है डील लेने के लिए। वो इज अ डील मेकर, उसकी किताब पढ़ लें आप डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है ना। तो वो ठीक है, इसराइल ने जुल्म किया, वो अपनी जगह इंडिया ने भी जुल्म किया कश्मीर में, मगर हम इंडिया को रियलिस्टिक भी समझते हैं बिकॉज वी आर रैशनल एक्टर्स। हमारे जो लोग हैं ना उनके पास इतना इल्म नहीं है और हमने उनको पहुंचाया नहीं, जो भी समझ लें। इसराइल की बहुत बड़ी वनरेबिलिटीज हैं, ज्योग्राफी उसकी वनरेबिलिटी है, उसकी डेमोग्राफी आबादी वनरेबिलिटी है, उसकी इनएबिलिटी टू वेज लॉन्ग वॉर, प्रोटेक्टेड वॉर उसकी एक वनरेबिलिटी है, उसकी इनएबिलिटी टू टेक कैजुअलिटीज, उसकी देयर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू कैजुअलिटीज। जबकि ईरान ने बहुत शहादत दी है पहले इराक ईरान वॉर में, अभी भी तो ईरान में हौसला है, ताकत है। तो ये आपकी बात बहुत मुझे इफेक्टिव लगी कि मिनिमम क्या अचीव कर सकते थे। दूसरा ये भी हो गया कि पूरी दुनिया में एक हवा बना हुआ था, एक बबल था, जो फेक बबल था, वो भी ख़त्म हो गया कि अमेरिका के साथ जंग हो नहीं सकती, इतना लंबा कौन, उन्होंने दिखा दिया कि कैसे हो सकती है। और शायद अमेरिका ही घुटनों पर है, जिस किस्म की लैंग्वेज या जिस तरह के मुखलिसात इस्तेमाल किए गए एक सदर की तरफ से, वो शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन है। और वहाँ शायद 25वीं आईनी तरमीम का सोचा जा रहा है। इस पर हम एक प्रोग्राम भी रखेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ उठ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए को 25वीं आईनी तरमीम भी लाई जा सकती है। अब ज़रा ब्रेक से वापस आएंगे, हम ज़रा अपने मामलात हैं, ख़ासतौर पे भारत एक बड़ा शरपसंद मुल्क है, उस पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से अभी क्या सिचुएशन है हमारी, इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सईद रिचा, बड़ा अच्छा अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो डिफ़ाइन किया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, टेक्निकली भी टैक्टिकली भी, क्या है कैसे है, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें बता दिया। एक तरफ है भारत,
हमेशा यही होता है भारत में। अभी मगरबी बंगाल के इलेक्शन है, आसाम और दीगर रियासतों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसका भांडा पहले ही फूट गया, सबको पता लग गया, वो बेनकाब हो गया। दूसरी तरफ यूपी, वहाँ पर भी तकरीबन मुसलमानों को चुन चुन के निकाला जा रहा है। भारत के तो अपने हालात बहुत ख़तरनाक हो गए हैं, वहाँ कोई कम्युनिटी सेफ नहीं है सिवाय आरएसएस के गुंडों के। ये बताएं, जिस किस्म के इनके मामलात थे और जिस तरह इन्होंने सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान को, इसराइल और इससे मिलके, उसके बावजूद श्रीलंकन जरीदा ये वाजे कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं दहशतगर्दों की। अब हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही। जी शुक्रिया, बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि इसराइल जो है अकेला जंग नहीं लड़ सकता अगर अमेरिका निकल जाता है, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। इसमें एक थोड़ी सी बात है कि इसराइल जो है जंग से अकेला तो नहीं लड़ सकता, लेकिन स्पॉइल जरूर कर सकता है। और स्पॉइलर का रोल यानी वो पीस ना होने देना और निगोशिएशंस को खराब करना, और कोई सीज फायर हो तो उसके दौरान कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना जिससे सीज फायर एक्टिव ना हो सके, तो इस तरह की चीजें इसराइल जरूर कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है और इंडिया जो कर रहा है मुसलमानों के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ, और वहाँ पे जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, और हिंदुत्व की जो उनकी आइडियोलॉजी है, तो वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक, बल्कि उसका जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रहा था कि उन्होंने जो पाकिस्तान जिस तरह से इमर्ज हुआ है ग्लोबल सीन पर, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया जिस तरह से इंडिया का जो इमेज है उसको जो सत्यानाश उसका किया है मोदी ने। क्योंकि जिस तरह से आप देखें जो उन्होंने रवा रखा है मुसलमानों के साथ रवैया, वो ठीक है, दुनिया जो है वो समझती है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है तो उसकी वजह से उसके साथ कोई और काम तो नहीं हो सकता, लेकिन इमेज जो इंडिया का जो पहले था उसको बहुत बड़ा धचका जो है मोदी ने लगवाया है। और दूसरा ये है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी, जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है सारी दुनिया के, जी सही साहब, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये एक जमाने में बिल्कुल जो है वो उनके यानी बाजू थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की एक्सटेंशन समझे जाते थे। लेकिन अब सारे के सारे उनसे आहिस्ता आहिस्ता उनके से निकल के आज़ाद हैसियत उनकी हो गई है, और पाकिस्तान के साथ उन सबके ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इंडिया चैप्टर जिस पर हम बात भी करना चाह रहे थे, बड़ा अच्छा आपने निशानदेही कही। इनसे हर वक्त इन पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जब पूरी दुनिया कह रही है कि अफ़गानिस्तान में पनाहगाहें मौजूद हैं दहशतगर्दों की, इनका खात्मा ज़रूरी है। वाहिद इसराइल इंडिया हैं जिनको ये पनाहगाहें महफूज रखनी है और उसी के लिए फ़ंड वो करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर कर रहा है और उसकी तैयारी भी कर रहा है। अब उसमें फ्रंट में वो वाटर भी है, आपके दरियाओं को बंद करना ट्रीटी को, और उसके खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराना, केपीके में दहशतगर्दी कराना, और अफगानिस्तान की स्टेट को यानी काबुल को आपके खिलाफ एज अ सेकंड फ्रंट इस्तेमाल करना। तो ये इसको सिर्फ दहशतगर्दी से आगे बात चली गई है। दे आर कल्टिवेटेड एंड एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द इंडियन मनी गोइंग इन, both the non-terrorist, both the non-state actors and the state actor of Kabul। मतलब पहले खाली दहशतगर्द थे अफगानिस्तान के, अब जो अफगानिस्तान की रियासत है या कंट्रोल में, नॉट ऑल अफगान, नॉट इवन ऑल अफगान तालिबान, लेकिन उनमें का कुछ हिस्सा कम से कम वो फुल टाइम इंडिया के प्लान और इंडिया के जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका मंसूबा है उसमें शामिल है। और आप देख लें, आज भी खबर ले लें, कल की खबर ले लें कि अगरचे पाकिस्तान ने वहां अफगानिस्तान में ऑपरेशन किए दहशतगर्दों के और अफगानियों के खिलाफ जो हमला कर रहे थे पाकिस्तान पे, और उनका कितना नुकसान हुआ वो भी आपने देख लिया दुनिया ने। उसके बावजूद पीस टॉक्स भी हुई हैं, चाइना ने भी कराई और ममालिक ने, लेकिन वो बात नहीं आए। वो मौके की तलाश में हैं कि इधर से इंडिया हमला करे आपके ऊपर तो मगरब से ये हमला करेंगे, जो भी कर सकते करेंगे। ये सिचुएशन है विच मीन्स पाकिस्तान इज फेसिंग अ टू फ्रंट वॉर, टू फ्रंट एक्टिव वॉर, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को, रियासत को बार बार ये भी वजह है कहने की कि ईरान की वॉर को पीस कराएं कि अगर उधर भी जंग शुरू होती है, हमारा आफ्टर ऑल ईरान से बॉर्डर लगता है, और तो वो फिर थर्ड फ्रंट हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम 2 महाज काफी हमारे लिए, हमें और महाज नहीं चाहिए किसी भी फॉर्म में। बहुत तो ये इंडिया का जहां तक तल्लक है, अभी करंटली आपने सुन लिया है उनके डिफेंस मिनिस्टर्स को, उनकी आर्मी चीफ को वगैरह, वो मंदिरों में गए हैं, वो फौज को ला रहे हैं और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमेशा की तरह। और वो ईस्टर्न बॉर्डर पे यानी उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का मशरकी तरफ,
यानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, उस पे वो भरपूर जंग की तैयारी कर रही है। ये खाली धमकियां नहीं है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, दे हैव मोबिलाइज्ड मिलिट्री फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सबको तैयार किया हुआ उन्होंने। तो अब ये देखने की बात है कि जंग होती है कि नहीं होती। जाहिर है पाकिस्तान अपना दिफा का पूरा बंदोबस्त और निजाम करेगा, किया है जिस तरह पिछले साल सुदूर 1 के खिलाफ किया था, और अगर वो करेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहले से बहुत ज्यादा भरपूर जवाब देगा और उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा और बेइज्जती भी होगी, ह्यूमिलिएशन भी, लेकिन एट द एंड ऑफ इट विल बी अ वेरी डेंजरस वॉर। तो इसलिए अक्लमंदी का रास्ता यह है, अगर दिल्ली में कोई अक्लमंद है तो इस मिस एडवेंचर पे और इस किस्म की एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान ना करे, क्योंकि पाकिस्तान विल कैरी आउट डेवेस्टेटिंग रिप्राइजल्स। बहुत अच्छे सर, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सईद रिट साहब मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन, एक तो पूरी दुनिया में जो खलबली मची उस पर भी अफगान भारत चैप्टर हमारे लिए हमेशा से मुश्किल है, रहा है, उस पर क्या नज़र है हमारी, हम क्या कर सकते हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, कल फिर होगी आप सबसे मुलाकात।